इस बेहद खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं ना, जो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक ऐसा इम्पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन, जहां कभी दूर दूर तक सिर्फ रेत और चिलचिलाती धूप हुआ करती थी, आज वही जगह दुनिया के सबसे मॉडर्न और चकाचौंध वाले शहरों में गिनी जाती है। मतलब ये एक ऐसा सफर है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब इंसानी जज्बा और एक सॉलिड विजन साथ आते हैं, तो एक बंजर रेगिस्तान भी कैसे पूरी तरह से बदल सकता है। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और इस सबसे बड़े रहस्य को सुलझाते हैं। आखिर कैसे एक बेहद गरीब गांव, जहां पीने का पानी तक मुश्किल से मिलता था, आज एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक मेट्रोपोलिस बन गया? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या बात कुछ और थी? खैर, इसका जवाब इतिहास की कुछ सबसे शानदार रणनीतियों में छिपा है। जरा 70 साल पहले और आज के हालात का ये रोंगटे खड़ी कर देने वाला अंतर देखिए। सिर्फ 70 साल पहले लोग ताड़ के पत्तों वाली अरीश झोपड़ियों में रहते थे। बिजली का कोई नामो निशान तक नहीं था। मीलों पैदल चलना पड़ता था या ऊंटों का सहारा लेना पड़ता था। और पूरी इकोनॉमी खतरनाक मोती गोताखोरी यानी पर्ल डाइविंग पर टिकी थी। और अब आज का नजारा देखिए, बिल्कुल उल्टा। आसमान छूते शीशे के टावर, उड़ती हुई टैक्सियां और एक ऐसा ग्लोबल लग्जरी हब जहां दुनिया के सबसे अमीर लोग आना चाहते हैं। ये कोई नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं है, ये लिटरली एक पूरी नई दुनिया खड़ी करने जैसा है। भाग 1, सैंड टू सर्वाइवल यानी रेत से अस्तित्व तक का सफर। इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर अगर नजर डालें तो 1833 में बानी यास नाम की जनजाति दुबई क्रीक पर आकर बसी। यही वो पहला पत्थर था जिसने शहर की नींव रखी। 1892 में ब्रिटिश सुरक्षा समझौता हुआ, जिससे थोड़ी स्टेबिलिटी आई। लेकिन जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था ना, वो आया 1930s के दशक में। हुआ ये कि जापानियों ने आर्टिफिशियल मोती बना लिए। इससे असली मोतियों का पूरा उद्योग बुरी तरह तबाह हो गया। इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश कर गई। इसी बर्बादी ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई, अगर मोतियों से पेट नहीं भर सकता तो व्यापार ही इकलौता रास्ता है। फिर 1966 में पहली बार तेल मिला और फाइनली 1971 में यूएई यानी संयुक्त अरब एमिरेट का ऑफिशियली गठन हुआ। अब इन सब के बीच एक सवाल आता है। अक्सर लोग यही मानते हैं कि इस बेपनाह दौलत के पीछे का इकलौता कारण वहां निकला तेल था, है ना? लेकिन क्या सच में सिर्फ तेल ने ही ये पूरा एम्पायर खड़ा किया? चलिए इस सबसे बड़े भ्रम को आज तोड़ते हैं। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि दुबई में जो तेल मिला ना, वो बहुत ही लिमिटेड था। अगर पड़ोसी अमीरात जैसे कि अबू धाबी को देखा जाए, तो उनके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार थे, जिससे उनकी पूरी अर्थव्यवस्था चलती थी। उस वक्त तो मजाक भी उड़ाया जाता था कि इन चंद बूंदों से दुबई आखिर कर क्या लेगा। लेकिन उन थोड़े से पैसों को महलों या लग्जरी पर उड़ाने के बजाय उसे पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इन्वेस्ट किया गया। और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। भाग 2, द विजन बियॉन्ड ऑयल, तेल से परे का विजन। यहीं पर एक ऐसे लीडर की एंट्री होती है जो मॉडर्न दुबई के असली और शांत शिल्पकार साबित हुए, शेख राशिद। वो अक्सर दुबई क्रीक पर बैठकर जहाज़ों को देखते थे और उनका मानना था कि तेल से भी ज्यादा ताकतवर अगर कोई चीज़ है तो वो है आइडिया। उनकी सोच बिल्कुल साफ थी, हम तेल का इंतजार नहीं करेंगे, हम अफसर खुद बनाएंगे। मतलब उनका फोकस सिर्फ आज पर नहीं था, वो फ्यूचर के लिए इंसानी विकास, स्कूल, अस्पताल और शानदार सड़कें बनाने में इन्वेस्ट कर रहे थे। और इसके लिए एक ऐसा बड़ा रिस्क लिया गया जो लिटरली सब कुछ तबाह कर सकता था। कुवैत से भारी भरकम कर्ज लिया गया ताकि दुबई क्रीक को गहरा और चौड़ा किया जा सके। सोचिए, अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता तो पूरी इकोनॉमी भयंकर कर्ज में डूब जाती। लेकिन ये पूरी तरह सफल रहा। क्रीक के गहरा होने से बड़े कार्गो जहाज़ों के लिए रास्ता खुल गया और व्यापार में ऐसा बूम आया जिसने इस शहर की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। उस शुरुआती दौर के इकोनॉमिक इनोवेशन के नतीजे बिल्कुल साफ थे। 1985 में जेफसा यानी एक फ्री जोन बनाया गया, जहां 0x और 100% फॉरेन ओनरशिप दी गई। इसका असर ये हुआ कि सैमसंग और पेप्सी जैसे ग्लोबल ब्रांड्स दौड़े चले आए। और तो और, उसी साल सिर्फ 2 प्लेन्स के साथ एमिरेट्स एयरलाइंस की शुरुआत हुई, वो भी बिना किसी सरकारी दखलंदाजी के। इसी आज़ादी ने इसे आज एक ग्लोबल एविएशन हब में बदल दिया है। भाग 3, द गोल्डन ईरा राइज, दुनिया से मुकाबला। 828 मीटर, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये इंसान की बनाई अब तक की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है। 1990 और 2000 के दशक में शेख मोहम्मद का विजन एकदम क्लियर था।
मुकाबला अब सिर्फ पड़ोसियों से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से था। इस इमारत को बनाने में 3,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ। सच कहें तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये दुनिया के सामने खुला ऐलान था कि भाई यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। और फिर आता है ये दिमाग घुमा देने वाला आंकड़ा 80 मिलियन, यानी 8 करोड़। ये हर साल दुबई मॉल आने वाले विजिटर्स की संख्या है। इतनी बड़ी तादाद ने इसे धरती पर सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली जगह बना दिया है। और हाँ, निस्संदेह ये दुनिया की शॉपिंग कैपिटल बन चुका है। और ये इमेजिन करना भी मुश्किल है कि 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर का क्या किया गया होगा। इससे समंदर के बीचों बीच बिल्कुल एक ताड़ के पेड़ के आकार का एक मैन मेड आइलैंड पाम जुमेरा खड़ा कर दिया गया। मतलब जब लगा कि शहर के पास समुद्री तट कम पड़ रहा है तो हार मानने के बजाय खुद का नया तट बना डाला गया। अनबिलीवेबल है ना? भाग 4, सर्वाइविंग ग्लोबल क्राइसिस, वैश्विक संकटों का डटकर सामना करना। तो सबसे अहम बात यह है कि ये असाधारण तरक्की बिना किसी भयानक रुकावट के हासिल नहीं हुई। हर शानदार कहानी की तरह यहाँ भी एक ऐसा डार्क फेज आया जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। 2008 के फाइनेंशियल क्रैश को ही ले लीजिए। रियल एस्टेट 50 से 60% तक गिर गया था और सारे मेगा प्रोजेक्ट्स रुक गए थे। तब अबू धाबी ने $10 बिलियन का बेल आउट देकर दुबई को बचाया और इसी मदद के सम्मान में उस सबसे ऊंचे टावर का नाम बुर्ज खलीफा रख दिया गया। उसी तरह जब कोविड-19 आया और टूरिज्म अचानक से जीरो हो गया तो दुबई ने बेहद तेजी से सख्त लॉकडाउन लगाए, डिजिटल गवर्नेंस को तुरंत अपनाया और बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत पहले खुद को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया। महामारी के ठीक बाद एक्सपो 2020 का आयोजन इसी अडिग साहस का एक परफेक्ट उदाहरण था। इसे पोस्टपोन जरूर करना पड़ा, लेकिन जब ये हुआ तो 192 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। सिर्फ 6 महीने के अंदर 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग इसे देखने पहुंचे। वहां दिखाए गए सस्टेनेबिलिटी और रोबोटिक्स के मॉडल्स ने इस शहर को फ्यूचर के एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में मजबूती से सेट कर दिया। भाग 5, इंजीनियरिंग द फ्यूचर, आने वाले कल की तैयारी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि जो प्रोजेक्ट्स अब पाइपलाइन में हैं, वो अब सिर्फ गगनचुंबी इमारतों के बारे में नहीं है। वो लिटरली किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे लगते हैं। दुबई अर्बन मास्टर प्लान 2040 को ही देख लीजिए। शहर का 60% हिस्सा सिर्फ हरियाली और नेचर के लिए डेडिकेटेड होगा। इसके साथ ही $5 बिलियन का मून दुबई रिजॉर्ट और मार्स साइंस सिटी जैसे कमाल के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जहां मंगल ग्रह के जीवन को सिम्युलेट किया जाएगा। मतलब विजन अब धरती की सीमाओं को पार कर रहा है। जाहिर है, इतने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए दुनिया भर के सबसे तेज और बेहतरीन दिमागों की जरूरत है और इसीलिए 5 से 10 साल वाले गोल्डन वीजा की शुरुआत की गई। इस स्मार्ट मूव ने शहर को सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन से निकालकर ग्लोबल टैलेंट, क्रिएटर्स और डिजिटल नोमैड्स के लिए एक परमानेंट और सेफ हेवन बना दिया है। अब दुनिया भर के टैलेंटेड लोग बिना वीजा खत्म होने की टेंशन के यहाँ अपने आइडियाज पर खुलकर काम कर सकते हैं। अगर इन तमाम ऐतिहासिक घटनाओं और मास्टर स्ट्रैटेजीज को समेटा जाए तो कुछ बहुत ही तगड़े लेसन सामने आते हैं। पहला, सिर्फ इमारतों में नहीं बल्कि लोगों में इन्वेस्ट करो। दूसरा, हमेशा लॉन्ग गेम खेलो, मतलब 50 साल आगे की सोचो। तीसरा, सक्सेस मिलने से पहले ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखो। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई बड़ा क्राइसिस आए तो टूटो मत, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लो। सच में ये हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन मास्टर क्लास है। तो जिस जगह कभी पीने का पानी तक आसानी से नहीं मिलता था, आज वहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पूरी शान से खड़ी है। ऐसे में ये सवाल आना तो लाजमी है, क्या दुबई का अगला कदम वाकई सितारों को फतेह करना होगा? ये पूरी कहानी इंसान के अनस्टॉपेबल विश्वास और कुछ भी कर गुजरने की जिद की एक जीती जागती मिसाल है। आगे और क्या क्या होने वाला है, ये देखना लिटरली बहुत ही रोमांचक होगा।